हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे करंट अफेयर सीरीज की, जो आपके घटनासार अर्धवार्षिकी के वॉल्यूम जो आए थे 2 और साथ ही साथ घटना चक्र ई दृष्टि इसके वॉल्यूम जो आए हुए हैं कंप्लीटली वार्षिकी 2024, इन दोनों को ही मिक्स करके हमने हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं और उसी की हम रेगुलर क्लास कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने नेशनल करंट अफेयर्स कंप्लीट किया, इंटरनेशनल कंप्लीट कर लिया, आर्थिकी को कल कंप्लीट कर लिया है और आज हम वैज्ञानिक परिदृश्य, एनवायरनमेंट, कुछ अपडेटेड चीजों को आज की क्लास में हम कवर करेंगे। और कल हमारा यूपी करंट अफेयर्स रहेगा, यूपी स्पेशल वाला जो सेगमेंट आया हुआ है घटनासार और साथ ही साथ घटना चक्र ई दृष्टि का, उन दोनों को ही सम्मिलित करते हुए इसी तरीके से हैंड रिटन नोट्स को हम लोग कल कवर करेंगे उसकी। और आज हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक, एनवायरनमेंट और कुछ प्रमुख चीजें इसमें कवर करेंगे, जैसे अभ्यास वगैरह जो होते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। और इससे पहले आपको बताते चलूं, ये जो करंट अफेयर्स है आपके आरओ एग्जाम 2024 जो 11 फरवरी को है, साथ ही साथ यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 17 मार्च को जो आयोजित होने वाली है, उन दोनों के लिए यही सफिशियंट है। बाकी अलग से कुछ आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। क्लास की अपडेट के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, वैज्ञानिक परिदृश्य। तो इसमें पहला टॉपिक है आपका PSLV C58। अभी लेटेस्ट जो है कि 1 जनवरी 2024 को नए साल के अवसर पर इसरो के द्वारा भारतीय उपलब्धि एक अर्जित की गई। तो PSLV क्या होता है? हमारा एक लॉन्च व्हीकल होता है, जिसके द्वारा कई सारे सैटेलाइट जो है कि लॉन्च किए जाते हैं। तो PSLV की अगर फुल फॉर्म बताई जाए तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि जो ध्रुवीय क्षेत्रों में जो हम लॉन्च व्हीकल मतलब उपग्रह को छोड़ते हैं ध्रुवीय क्षेत्रों में, तो उसके लिए हम लोग PSLV का यूज करते हैं। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसके द्वारा C58 एक उड़ान तय की गई। तो 1 जनवरी 2024 को PSLV C50 के माध्यम से एक्सपोसैट उपग्रह प्रक्षेपित किए गए। एक्सपोसैट का मतलब क्या होता है? एक्सरे पॉलिमरेटर सैटेलाइट। और ये पहली बार ऐसा होगा कि इसरो के द्वारा एक्सरे पर आधारित, यानी कि एक्स किरणों पर आधारित कोई उपग्रह छोड़ा गया, ये पहली बार ऐसा होगा। और ध्यान दीजिएगा, इसको हिंदी में कहते हैं एक्स रे ध्रुवण मापी उपग्रह। इसमें जो ध्रुव की जो वैल्यू है, ध्रुव की जो मान है, उनको मापने के लिए गया। एक्सरे उत्सर्जन आधारित ये पहला उपग्रह होगा इसरो का। तो ये भारत का ही पहला उपग्रह होगा जो एक्सरे उत्सर्जन, इट मीन्स की जो एक्सरे किरणें होती हैं उसके बेस पर ये पहला उपग्रह है। अगर हम बात करें कि इसके द्वारा क्या क्या होगा, तो एक्सपोसैट के सफल प्रक्षेपण के साथ ही भारत ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारों जैसे खगोलीय अध्ययन करने वाला विश्व का दूसरा देश बन जाएगा। और इससे पहले कौन सा देश है? अमेरिका की नासा, जो कि नासा वहां की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो उसके द्वारा भी ये उपलब्धि अर्जित की गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये PSLV C58। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सपोसैट अभी हाल ही में उत्सर्जित मतलब लॉन्च किया गया, ये किस पर बेस्ड था? तो एक्सरे किरणों पर बेस्ड था। और किसके द्वारा भेजा गया? PSLV C58 के द्वारा। या किस देश के द्वारा भेजा गया? तो इसरो भारत के द्वारा भेजा गया। ये 3 प्रमुख प्रश्न यहां से बन सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मतलब अगला टॉपिक है आपका साइकी अंतरिक्ष यान। क्या है दोस्तों? साइकी अंतरिक्ष यान। अब यहां पर साइकी की बात करेंगे तो साइकी क्या है? एक तरीके का क्षुद्र ग्रह है जो मंगल और बृहस्पति के बीच में, जो आपको कुपर बेल्ट मतलब क्षुद्र ग्रहों की जो बेल्ट देखने को मिलती है, उल्का पिंड की जो बेल्ट देखने को मिलती है, ग्रहों के बीच में छोटे छोटे जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, तो उसमें एक साइकी क्षुद्र ग्रह है जो कि बहुत ही दूर है सूर्य से, पृथ्वी से भी। तो उसी के रिसर्च के लिए नासा के द्वारा छोड़ा गया है। तो देखते हैं, नासा द्वारा अक्टूबर 2023 में इसे लॉन्च किया गया, स्पेस एक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? तो एलन मस्क की है, जिसको हम लोग पागल सुल्तान भी कहते हैं। और ये धातु समृद्ध क्षुद्रग्रह यानी मेटल रिच एस्ट्रॉइड के अध्ययन हेतु है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा साइकी क्षुद्रग्रह है, ये मुख्यतः धातु से समृद्ध है, मतलब बहुत सारे यहाँ पे मेटल हैं, तो इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि मेटल रिच एस्ट्रॉइड है और इसके अध्ययन के लिए ये किया गया है। साइकी क्षुद्रग्रह की खोज इटालियन खगोल शास्त्री एनिबेल डी गैस्पेरिस ने की थी। तो साइकी क्षुद्रग्रह जो है उसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो एक इटालियन के खगोल शास्त्री थे, एनिबेल डी गैस्पेरिस ने। यह मंगल एवं बृहस्पति के बीच जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी होती है उसके बाएं भाग में सूर्य की परिक्रमा करता है। किसकी परिक्रमा करता है? सूर्य की। जैसे बुध कर रहा है, फिर बुध के बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। मंगल के बाद एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी आती है, कुछ इस तरीके से, बहुत मोटी सी बेल्ट होती है। तो इसकी जो बाहरी वाली लेयर होती है, यहाँ पर ये साइकी क्षुद्र ग्रह होता है। फिर इसके बाद बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, वरुण, सारे के सारे यहाँ पे उपग्रह मिलते हैं। तो इस तरीके से साइकी उपग्रह के बारे में हमने जाना, यानी साइकी जो अंतरिक्ष यान है। और एक और पॉइंट यहीं पे है, जो नूर 3 कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो ईरान के द्वारा नूर 3 उपग्रह पर प्रक्षेपण किया गया।
तो नूर 3 किसका है? आपसे पूछेगा यूएई का है, इजराइल का है, ईरान का है। तो नूर 3 एक लॉन्च हुआ है अभी उपग्रह, तो वो किसका है? ईरान से संबंधित है। और वहीं पर अभी तक यूरोप की जितने भी देश थे तो उनके द्वारा कहीं ना कहीं यूरोपीय एजेंसियों के द्वारा या यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियों के द्वारा लॉन्च किए जाते थे व्हीकल यानी कि उपग्रह। लेकिन अब क्या हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ कि यूरोप का एक पहला निजी रॉकेट म्यूरा 1 लॉन्च किया गया, और जिसका पुराना नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा न्यूज़पेपर में, एरियन फर्स्ट कहते थे उसे। क्या कहते थे? एरियन फर्स्ट। तो एरियन फर्स्ट का ही नया नाम है म्यूरा, और ये यूरोप का पहला निजी रॉकेट है जिसको लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग पीएसएलवी C-57। अभी हमने पढ़ा कि पीएसएलवी C-58 की जो उड़ान थी, और अब हम पढ़ेंगे पीएसएलवी C-57 को। तो इसको देख लेते हैं। 2 सितंबर 2023 को पीएसएलवी C-57 के द्वारा आदित्य L1 का प्रक्षेपण किया गया है, जिसे लैग्रेंज बिंदु 1 पर स्थापित किया गया है। आदित्य का मतलब क्या होता है? सूर्य। तो ये जो हमारा आदित्य L1 मिशन है, ये पहला तो भारत का सौर मिशन है, क्योंकि इससे पहले भारत ने कभी भी सूर्य के अध्ययन के लिए या सूर्य की किरणों के अध्ययन के लिए या सूर्य के आसपास के वायुमंडल के अध्ययन के लिए कभी भी कोई उपग्रह लॉन्च नहीं किया था। ये पहली बार है भारत के द्वारा कि सौर मिशन का भी हम अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि भारत ने इससे पहले मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए भेजा था, जिसको 2014 में भेजा गया था, मंगल ऑर्बिटर मिशन। इसके बाद हम लोगों ने 2012 में, 2008 में, मतलब 2008, 2018 और 2023 में हमने चंद्रयान की स्टडी के लिए भेजा, लेकिन सूर्य की स्टडी के लिए पहला भेजा गया है। और आदित्य का इसी से कनेक्शन किया गया कि आदित्य मतलब सूर्य होता है। तो पीएसएलवी C-57 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सूर्य के अध्ययन के लिए, और पीएसएलवी C-58 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पहली बार एक्सरे पर आधारित भेजा गया है। आदित्य L1 भारत का प्रथम सौर मिशन है, और सौर मंडल में अगर हम देखें तो कुल 5 लैग्रेंज बिंदु हैं, और हमारे सौर मंडल में जैसे L1, L2, L3, L4, L5। अब मैं लैग्रेंज बिंदु की बात करूंगा अभी, और आप लोग में से कई लोग कमेंट करेंगे सर कि ये तो पूरा डिटेल से दिया गया था, कौन कौन से इसमें पेलोड रखे हुए हैं। तो 8 पेलोड हैं, और उनको याद कर पाना मुश्किल है, और ना ही तो वहां से कोई प्रश्न पूछा जाएगा। पूछा क्या जाएगा कि आदित्य L1 जो मिशन छोड़ा गया वो भारत सरकार के द्वारा छोड़ा गया या भारत के इसरो के द्वारा, ये किस ग्रह का या किस तारे का अध्ययन करेगा। दूसरी बात, आदित्य L1 बिंदु से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर व्याख्या करिए। तो आदित्य L1 क्या होता है दोस्तों? ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे सूर्य और जहां पे अर्थ दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? 0 हो जाता है। इट मींस कि ये यहीं पर अटका रहेगा, यहीं पर टंगा रहेगा, ये किसी की भी परिक्रमा नहीं करेगा। अगर ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में होता तो ये पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगता, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण में होता तो चंद्रमा के चारों ओर घूमता, या फिर अगर ये सूर्य के चारों ओर घूमने लगता, अगर ये सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में होता। लेकिन ये किस पॉइंट पर है? ये एक ऐसे पॉइंट पर है जहां पर न तो सूर्य का कोई गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है और ना ही कोई अर्थ का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। यानी L1 या L2, L3, L4, L5 ये लैग्रेंज बिंदु ऐसे पॉइंट हैं जहां पर किसी भी ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल 0 हो जाता है, और उस वजह से ये वहां पर फ्रीली टंगा रहता है, वहीं पर फ्रीली रुका रहता है। तो इसीलिए वहीं पर इसे छोड़ा गया है। अब चलते हैं नभ मित्र डिवाइस की ओर, देखते हैं क्या होता है भाई। ये नभ मित्र की बात करेंगे तो मित्र मतलब होता है दोस्त, और नभ मतलब होता है आकाश। तो आकाश का दोस्त, इससे संबंधित एक डिवाइस इसरो ने नभ मित्र नामक एक अभिनव सुरक्षा उपकरण विकसित किया है। तो नभ मित्र ये कोई लॉन्च व्हीकल नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये क्या है? हमारे लिए एक डिवाइसेस के रूप में काम करेगा जो अभिनव सुरक्षा, इट मींस की सुरक्षा प्रदान करने वाली डिवाइस होगी। सामान्यतः इनसे सुरक्षा जो होगी, समुद्री यात्राओं के दौरान मछुआरों की सुरक्षा में सुधार किया जाएगा। और नभमित्र उपग्रह संचार प्रौद्योगिकी है, और इसका परीक्षण केरल में किया गया है। सिंपल सी बात है, जैसे आप जीपीएस का प्रयोग करते हो, सैटेलाइट से हमें सिग्नल मिलते हैं, तो हम जीपीएस के माध्यम से अपने आसपास की लोकेशन को ट्रैक करते हैं, या कहीं पर भी हम जाते हैं तो गूगल मैप ऑन कर लेते हैं और देखते हैं कि 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 100 किलोमीटर कितनी दूरी पे हमें जाना है और कैसे जाना है, कहां से ट्रैवल करना है, कितना जाम मिलेगा, ये सारी चीजें हम देखते हैं। सेम इसी तरीके से समुद्र में भी हमें रास्ते को देखना हो, या फिर हमें किसी खतरे को देखना हो, या कोई आइलैंड तो नहीं आ रहा है, किसी हम दूसरे देश की सीमा में तो नहीं घुस रहे हैं, तो इस तरीके से समुद्री नौकाओं में भी ये डिवाइसेस लगा दी जाएगी, जिससे मछुआरों की सुरक्षा भी बढ़ेगी। और अगर किसी प्रकार का कोई खतरा आता है तो मछुआरे इसकी मदद से मदद भी ले सकते हैं, लोगों से मदद ले सकते हैं। तो ये डिवाइस इसलिए तैयार की गई है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे मछुआरे होते हैं, अगर वो गुजरात बॉर्डर पे मछली पालन कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो पता चलता ही नहीं उन्हें कि हम कब पाकिस्तान की सीमा में घुस गए, और फिर पाकिस्तान हमें पकड़ के जासूस या खुफिया कुछ भी नाम देके हमें क्या करता है, बंदी बना लेता है। या फिर हम श्रीलंका के बॉर्डर में घुस जाते हैं। अक्सर तमिलनाडु के जो मछुआरे हैं
वो श्रीलंका के सीमा रेखा में घुस जाते हैं और फिर ये डिस्प्यूट बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में अब जितने भी मछुआरे होंगे जो नाव चलाएंगे या नौका चलाएंगे, समुद्री यातायात करेंगे, तो उनको जो है कि सुरक्षा डिवाइस दी जाएगी जिससे कि वो अपनी बाउंड्री रेखा के अंदर रहे, किसी प्रकार के खतरे को पहले ही पहचान लें और अपनी सुरक्षा भी कर सकेंगे। तो इसलिए नभमित्र डिवाइस इसरो के द्वारा तैयार की गई है। अब बात करेंगे विक्रम-1। विक्रम-1 का अनावरण किया गया है अक्टूबर 2023 को। स्काई रूट प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, स्काई रूट प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है और इस कंपनी का ये प्रथम वाणिज्यिक रॉकेट है। हालांकि इसने इससे पहले भी एक और रॉकेट की अपनी उड़ान भरी थी, लेकिन ये इसका पहला वाणिज्यिक है। इससे पहले इसने 2022 में विक्रम एस का प्रक्षेपण किया था। ध्यान देना, विक्रम एस का प्रक्षेपण किया था और ये विक्रम-1 का भी प्रक्षेपण यानी कि प्रथम वाणिज्यिक रॉकेट के रूप में इसने उड़ान भरी है। तो स्काई रूट क्या है? एक प्राइवेट कंपनी है जो अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों के लिए स्टार्टअप के रूप में काम करता है। जैसे स्काई रूट क्या हो गया? एक स्टार्टअप कंपनी है जो अंतरिक्ष में कहीं ना कहीं नई नई खोजों के लिए नए रॉकेट को डेवलप करती है, प्रक्षेपण यान को डेवलप करती है। इससे फायदा क्या होगा कि भारत की जो सरकारी संस्था है इसरो, इस पर दबाव कम होगा। छोटे छोटे मिशन के लिए हम प्राइवेट स्टार्टअप्स की मदद ले सकते हैं, उनको फंडिंग करके हम अपने छोटे छोटे मिशन को पूरा कर सकते हैं। हर काम के लिए हमें इसरो पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, जिससे इसरो महत्वपूर्ण दूसरे ग्रहों के मिशन को कंप्लीट कर सकेगा आराम से। तो ये एक उपलब्धि है इसके लिए। और यहां पर आपने चंद्रयान के दौरान लूना 25 मिशन को खूब सुना होगा कि चंद्रयान से कहीं लूना 25 टकरा तो नहीं जाएगा, या चंद्रयान से पहले लूना 25 चंद्रमा पर लैंड तो नहीं कर जाएगा। तो न्यूज आप सुन भी रहे होंगे। और ये लूना 25 मिशन रूसी चंद्र लैंड मिशन था, यानी कि रूस सरकार के द्वारा भेजा गया था। हालांकि ये चंद्रमा पर लैंड होने से पहले ही क्रैश हो गया और इसे ये सफलता हासिल नहीं हुई, बल्कि हमारे देश भारत को यह सफलता हासिल हो गई। आगे चलते हैं, शनि ग्रह की बात कर लेते हैं भाई, क्योंकि शनि ग्रह से संबंधित कुछ चर्चा आई थी अभी करंट अफेयर्स में, तो उसी पर हम बात करेंगे कि सर्वाधिक उपग्रह इसके पास हो चुके हैं। किसके पास? शनि ग्रह के पास। अभी तक आप पढ़ते थे कि 83-85 आसपास ग्रह थे, लेकिन अभी हाल ही में 63 नए उपग्रह खोजे गए हैं। सर्वाधिक उपग्रह, नए उपग्रह खोजे गए शनि के। और इस तरीके से आप देखोगे कि शनि जो है टोटल 146 उपग्रह अपने पास कलेक्ट कर चुका है। कितने कर चुका है? 146। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं, जैसे शुक्र हो गया, बुध हो गया, इनके पास तो कोई उपग्रह है ही नहीं। मंगल के पास 2 है, डिबोस और फोबोस। पृथ्वी के पास 1 है, चंद्रमा। उसके बाद बृहस्पति के पास लगभग 95 के आसपास है। शनि के पास 146 हो गए। यूरेनस और नेपच्यून के पास भी 1-1, 2-2 ही उपग्रह हैं। तो पूरे सौर मंडल में आप देखोगे जो शनि ग्रह है उसके पास सर्वाधिक उपग्रह हो चुके हैं, 146। सेकंड नंबर पर बात करेंगे कि सेकंड नंबर पे कौन आता है जिसके पास उपग्रह सर्वाधिक है, तो बृहस्पति आता है जिसके पास 95 उपग्रह हैं। कितने हैं इसके पास? 95 उपग्रह हो चुके हैं। अच्छा, बात करेंगे कि शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो होता है दोस्तों टाइटन, लेकिन ये हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, क्योंकि सौर मंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो होता है गैनीमीड, जो कि बृहस्पति का होता है। तो ध्यान देना कि शनि का तो सबसे बड़ा उपग्रह अगर पूछा जाएगा तो टाइटन हो जाएगा, अगर बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाएगा गैनीमीड हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे कि हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, गैनीमीड, और दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन हो जाएगा। तो बस यही इसकी जानकारी थी कि शनि ग्रह के टोटल 146 उपग्रह हो चुके हैं। जूस मिशन की बात कर लेते हैं यहीं पर। तो जूस मिशन को ईएसए द्वारा बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए 2023 अप्रैल में लॉन्च किया गया। ईएसए क्या है? यूरोपीय स्पेस एजेंसी है, यानी यूरोपीय यूनियन की जो स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो अभी बृहस्पति का हम लोग अध्ययन कर रहे थे, तो यहीं पर मैंने अपडेट कर दिया कि जूस मिशन नासा के द्वारा नहीं भेजा गया है, ना तो भारत के द्वारा, बल्कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये आपका बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए है। आगे देखते हैं 3D प्रिंटेड रॉकेट, जो कि पहली बार ऐसा होगा दुनिया में जो 3D प्रिंटेड रॉकेट तैयार किया गया है। क्या मामला है इसमें? विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन-1 यूएसए से प्रक्षेपित किया गया। कहां से प्रक्षेपित किया गया दोस्तों? यूएसए से प्रक्षेपित किया गया है। तो बस इतना ही इसमें जानना है कि टेरॉन-1 किससे संबंधित है, तो ये 3D प्रिंटेड रॉकेट है, विश्व का पहली बार ऐसा हुआ है और यूएसए से इसको प्रक्षेपित किया गया है। वहीं एक मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह की बात करेंगे तो इसका विकास संयुक्त रूप से इसरो और CNES यानी कि फ्रांस के द्वारा किया जा रहा था, और ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु मिशन है। इट मींस कि क्या हो गया
कि मेगाट्रॉपिक्स किसके अंतर्गत आएगा, तो मेगाट्रॉपिक्स आपका इसरो और फ्रांस के सहयोग से तैयार किया रहा है, या फ्रांस की आप स्पेस एजेंसी का नाम याद रख सकते हैं CNES। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग कमेंट करके। और ये मुख्यतः तैयार किया गया था, जो उष्णकटिबंधीय जलवायु है, मौसम है, उसका अध्ययन करने के लिए इसे तैयार किया गया था। तो पृथ्वी पर जो उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है उसके अध्ययन के लिए इसे तैयार किया गया था। वहीं नासा ने अभी अपना हाल ही में एक नया चंद्र मिशन भेजा जा रहा है। तो अप्रैल 2023 को आर्टेमिस सेकंड चंद्र मिशन पर मतलब चंद्र मिशन पर जाने वाले जो यात्रियों को सिलेक्शन किया गया है, उनमें कौन कौन से प्रमुख यात्री हैं, और उसमें एक ऐसी महिला है जो पहली बार किसी स्पेस मिशन की हिस्सा होंगी। क्योंकि इससे पहले चाहे वो अपोलो का मिशन देख लीजिए, चाहे कोई भी मिशन देख लीजिए, तो उसमें पुरुष गए हैं, महिलाएं आज तक स्पेस मिशन में नहीं गई थी। तो इसीलिए ये प्रश्न चर्चा में है कि कौन सी ऐसी पहली महिला हुई जो स्पेस मिशन में जा रही है और किस मिशन के अंतर्गत जा रही है। तो यूएसए अर्थात नासा के आर्टेमिस द्वितीय मिशन के अंतर्गत, जो कि एक चंद्र मिशन है। कौन सा मिशन है? चंद्र मिशन है। तो यहां पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम दिए गए हैं, जैसे रीड वाइजमैन, विक्टर क्लोवर, क्रिस्टीना हैमक-कोच और जेरेमी हैंसन। तो इसमें 3 मेल हैं और एक क्रिस्टीना हैमक-कोच, ये एक फीमेल है। और हैमक-कोच पहली ऐसी महिला बन रही है अंतरिक्ष यात्री जो कि इससे पहले कोई भी फीमेल अंतरिक्ष के मिशन में नहीं गई थी। साथ ही साथ एक उपलब्धि इनके ऊपर और भी हो जाएगी कि 328 दिनों तक एकल महिला अंतरिक्ष उड़ान का भी रिकॉर्ड है। क्योंकि अभी तक जब कोई महिला गई नहीं है, तो फिर उस दूसरी महिला जब गई नहीं है तो वो कैसे अंतरिक्ष में स्पेस में रिकॉर्ड बनाएगी। तो यही थी जो 328 दिन तक वहां पर रही और इन्होंने पहला जो है कि अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड भी बनाया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा सुपर कंप्यूटर से संबंधित। क्योंकि अभी तक आप लोग जो फुगाकू कंप्यूटर को याद रख रहे थे जापान का, जो कि दुनिया का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर था, इट मींस की सुपर कंप्यूटर, लेकिन अब फुगाकू की रैंकिंग 4 हो गई है। क्यों? क्योंकि रैंक 1 और रैंक 2 पर यूएसए के ही सुपर कंप्यूटर ने कब्जा किया है। नंबर 1 पे आता है फ्रंटियर और नंबर 2 पे आता है अरोरा। ये दोनों ही आपके यूएसए के। और फुगाकू की जो रैंकिंग हो गई वो रैंक 4 हो गई है। लेकिन बात आती है कि भारत की तरफ से कौन सा सुपर कंप्यूटर ऐसा है जो इस सुपर कंप्यूटर 500 सीरीज में अपना स्थान प्रथम स्थान पे बनाता है। तो उसका नाम हो जाएगा एरावत PSAI। ओवरऑल विश्व में अगर देखा जाए तो इसकी रैंकिंग कितनी है? 90 है। लेकिन भारत के अंतर्गत ये सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर माना जाएगा, क्योंकि विश्व में ये रैंकिंग 90 है लेकिन भारत में पहली हो जाएगी। और इसकी जो अध्ययन करने की स्टडी की स्पीड होती है, जैसे हम लोग किसी भी कंप्यूटर को यूज करते हैं तो उसमें हम देखते हैं ना कितने गीगाबाइट का है, कितने मेगाबाइट की स्पीड हो सकती है। तो इसकी 8.50 पेटाफ्लॉप्स गति है। कितनी है? पेटाफ्लॉप्स गति है। जबकि फ्रंटियर की बात करेंगे तो 1100 प्लस पेटाफ्लॉप्स की गति है। मतलब बहुत ही ज्यादा स्पीड से काम करता है। और आपका एरावत भी 8.50 पेटाफ्लॉप्स की गति से काम करता है। तो ये भारत का अभी तक का सबसे तेज गति से काम करने वाला सुपर कंप्यूटर है। और विश्व में पहले नंबर पे कौन है? फ्रंटियर। दूसरे पे एरावत है। तो आइए यहां पर एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे आपके साथ कि कुछ प्रमुख सुपर कंप्यूटर हैं। तो यहां पर कुछ हमारे सुपर कंप्यूटर्स भी हैं जिनको कई बार पूछ लिया जाता है कि सुपर कंप्यूटर को कहां कहां पे एस्टैब्लिश किया गया है। तो जैसे सबसे पहले आता है आपका परम कामरूप। और कामरूप कहां पे है? IIT गुवाहाटी में है। अब आपको इसका याद करने का तरीका क्या होना चाहिए? तो भाई जो कामरूप है वो कामरूप नगर आपने सुना होगा, मतलब असम में है कामरूप नगर। तो इट मीन्स कि असम में ही ये स्टैब्लिश होगा, तो IIT गुवाहाटी में है। इसी तरीके से परम अनंत की बात करें तो ये IIT गांधीनगर गुजरात में है। परम गंगा की बात करेंगे तो IIT रुड़की में है, हरिद्वार में, और मतलब उत्तराखंड में। परम शिवाय की बात करेंगे तो ये IIT BHU में है, जो कि ये यूपी स्पेशल हो गया। और परम संगणक की बात करेंगे तो IIT कानपुर में है, ये भी यूपी स्पेशल हो गया। तो इन दोनों को भी जरा याद रखना कि ये यूपी स्पेशल प्रश्न बन सकता है। परम सिद्धि की बात करेंगे तो CDAC पुणे में है। और परम शक्ति की बात करेंगे तो IIT खड़गपुर में। ध्यान देना, परम शिवाय अलग होता है, परम शक्ति अलग होता है। तो ये हो गया आपके सुपर कंप्यूटर से संबंधित कुछ और जानकारियां। अब जरा हम चलते हैं, भारत का 23वां ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया परमाणु आधारित। तो परमाणु आधारित जो ऊर्जा संयंत्र है ये शुरू किया गया है। कहां पर किया गया है? तो गुजरात स्थित काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन यूनिट 3 भारत का पहला स्वदेशी 700 मेगावाट क्षमता वाला दाबित भारित जल रिएक्टर है। यानी कि हैवी वाटर जो होता है D2O जिसको हम लोग कहते हैं, उसके बेस्ड जो है कि काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत कर दी गई है। और ये भारत का 23वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनेगा गुजरात में। इसके द्वारा अब बिजली का प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया गया है, क्योंकि इसका परिचालन जून 2023 से ही हो चुका है। और अब
इसके बाद अगर हम टोटल देखें इस 700 मेगावाट को भी अगर हम जोड़ देते हैं तो भारत की कुल नाभिकीय ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 7480 मेगावाट हो चुकी है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी की शॉर्ट नोट्स की क्लास की होगी हमारी, जिसमें मैंने बताया था कि कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो भारत में सर्वाधिक मेगावाट ऊर्जा उत्पादित करता है। अप्रॉक्स 2000 मेगावाट ऊर्जा की उत्पादन क्षमता वहीं से, इसी 7000 में से अकेले 2000 वही करता है। तो आपको कमेंट सेक्शन में उसका नाम बताना है। और आज मैं आपको दो छोटी छोटी अलग वीडियोस के माध्यम से बताऊंगा कि अगले 15 दिन में आपको कैसे रिवीजन करना है और कौन कौन से सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा पहला रोबोटिक्स फ्रेमवर्क जो है कि तैयार किया गया दोस्तों। पहला रोबोटिक्स फ्रेमवर्क मई 2023 को तेलंगाना सरकार द्वारा राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क का अनावरण किया गया और इस तरह तेलंगाना जो है कि भारत का पहला राज्य बन गया जिसने रोबोटिक्स के आधार पे फ्रेमवर्क एक तैयार किया, यानी कि पूरा का पूरा प्रोसीजर तैयार किया, कैसे हम रोबोटिक्स के माध्यम से कार्य करेंगे, कैसे रोबोटिक्स का स्थापना की जाएगी, कैसे उसको मतलब बनाया जाएगा, ये सारी चीजें। और राज्य सरकार तेलंगाना रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर की स्थापना भी करेगी। इससे पहले तेलंगाना ने कुछ और भी फ्रेमवर्क तैयार किए थे, जैसे ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क 2018 में, ड्रोन फ्रेमवर्क 2019 में, एआई फ्रेमवर्क 2020 में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनको भी लॉन्च किया था। और अब 2023 में किसे लॉन्च किया है, रोबोटिक्स फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है। इसी तरीके से विश्व का पहला नैनो डीएपी तरल उर्वरक जो कि भारत में शुरू किया गया अमित शाह जी के द्वारा, तो इसके बारे में जानकारी लेंगे। क्योंकि अभी तक आप जो उर्वरक का प्रयोग करते हो ठोस में, चाहे तो यूरिया होती है, डाई होती है, नाइट्रोजन होती है, इस तरीके के आप उर्वरक का प्रयोग करते हो, लेकिन ये पहला ऐसा होगा जो नैनो स्तर पे होगा और तरल भी होगा, लिक्विड फॉर्म में। तो इसको देख लेते हैं कि अप्रैल 2023 में अमित शाह जी ने न्यू दिल्ली में इसका लोकार्पण किया और इसको पेश किसने किया, तो इफ्को ने किया है, ठीक है। और नई दिल्ली में एक मेट्रो स्टेशन भी है इफ्को चौक, वहीं पर इसकी इंडस्ट्री भी है। तो इफ्को की बात करेंगे क्योंकि आप लोग जब यूरिया खरीदने जाते होंगे, जो किसान परिवार से संबंधित होंगे, जो स्टूडेंट, उनको पता होगा इफ्को क्या है और इफ्को के द्वारा ही यूरिया की खाद दी जाती है। तो नैनो डीएपी तरल नाइट्रोजन एवं फास्फोरस का ये समृद्ध स्रोत है। तो ये जो नई नैनो तरल जो डीएपी बनाई गई है उर्वरक, इसमें मुख्य रूप से आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा और फास्फोरस मिलेगा। इसका क्यों, क्योंकि मैंने इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में आपको पढ़ाया भी था कि हमारी भारतीय मिट्टी में, जो भारत की हमारी मृदा संरचना है, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, इन तीनों की कमी होती है, जिससे पौधों का विकास पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता है। तो पौधों को अपने विकास करने के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस की बहुत आवश्यकता होती है। इसीलिए पौधे वायुमंडल से नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं लेते, बल्कि नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। और अब ये समस्या को समाप्त किया जाएगा नैनो डीएपी तरल उर्वरक के माध्यम से। इसके लिए इफ्को ने कई जगह इसके प्लांट भी लगाए हैं, जैसे कलोल और कांडला, ये दोनों ही प्लांट गुजरात में लगाए गए हैं। इसी तरीके से पारादीप ओडिशा में प्लांट लगाया गया है, और आंवला जो कि बरेली बदायूं जिले के पास आता है, और फूलपुर की बात करेंगे, ये दोनों ही प्लांट लगाए गए हैं यूपी में। तो इफ्को ने टोटल नैनो प्रोडक्शन के लिए 5 प्लांट लगा दिए, जैसे कलोल, कांडला गुजरात में हो गया, पारादीप ओडिशा में, आंवला और फूलपुर यूपी में हो जाएगा। अगला पॉइंट है, भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला मोदी जी ने केरल में स्थापित की है, तिरुवनंतपुरम में, जो कि तिरुवनंतपुरम क्या है, केरल की राजधानी है। और यहां पर पहला डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी गई है। आगे देखते हैं यूरेनियम 241। यूरेनियम 241 की बात करेंगे तो यूरेनियम नए समस्थानिक की खोज की गई है, और जिसका परमाणु क्रमांक 92 है और जिसका द्रव्यमान 241 है। यह दूसरा सबसे भारी समस्थानिक है। यूरेनियम 238 सबसे भारी समस्थानिक होता है, क्योंकि अभी हाल ही में यूरेनियम के जो आप लोग पढ़ते होंगे, क्योंकि यूरेनियम क्या है, एक नाभिकीय ईंधन है। यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, ये सब नाभिकीय ईंधन है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें यूरेनियम का ही प्रयोग करना पड़ता है। और यूरेनियम के हम लोग जनरली 235 या 238 इन्हीं दोनों का प्रयोग करते हैं। बहुत करेंगे तो प्लूटोनियम का प्रयोग करते हैं 239 पे। लेकिन अब यूरेनियम के एक नए और समस्थानिक की खोज की गई है, जिसका नाम होगा यूरेनियम 241, जिसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, 92, और द्रव्यमान यानी भार जो होगा 241 होगा। लेकिन ये यूरेनियम का सबसे भारी जो समस्थानिक है 238 से थोड़ा सा हल्का है, दूसरे नंबर पर आता है। अब बात करेंगे एशिया का सबसे बड़ा एलएमटी। एलएमटी मतलब क्या हो गया, इंटरनेशनल स्तर पर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना भारत में की गई है। मार्च 2023 को
4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ILMT की उद्घाटन किया गया है। और यह आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल, जो कि उत्तराखंड में है, यहां पर स्थापित किया गया है। तो ये आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान में स्थापित किया गया नैनीताल में, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। फिर आगे देखते हैं वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करेंगे, जो कि रिपोर्ट जारी की गई है मार्च 2023 में। इसमें टोटल 131 देशों के आंकड़ों को कलेक्ट किया गया और PM 2.5 आंकड़ों पर आधारित है। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो इतने सूक्ष्म होते हैं कि जो हमारे नाक के माध्यम से प्रवेश करके फेफड़ों में पहुंच जाते हैं और फिर फेफड़ों में जो है कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फेफड़ों को ध्वस्त कर देते हैं। तो इस तरीके से 131 देशों पर ये आंकड़े कलेक्ट करके पेश की गई रिपोर्ट, जिसमें यह कहा गया कि चाड, इराक, पाकिस्तान ये दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित देश हैं और इनको संयुक्त रूप से रैंक प्रदान की गई है। भारत भी हमारा इसमें पीछे नहीं है, भारत भी बहुत प्रदूषित है, इसका स्थान 8वें नंबर पे है। अब सोचो 131 देशों में से 8वें नंबर पे भारत आ रहा है, यानी भारत में भी प्रदूषण का स्तर बहुत बड़े स्तर पे है। आप देखोगे कि दिल्ली वगैरह मेट्रो सिटीज जो होती हैं अक्सर प्रदूषित रहती हैं और यहाँ के लोगों को बहुत जल्दी दमा की, खांसी की, स्वास्थ्य की बीमारियां बहुत जल्दी पकड़ती हैं। अब ये तो हो गए देश की रैंकिंग, लेकिन इसी तरीके से राजधानियों की बात करेंगे तो सबसे प्रदूषित राजधानी आपको चार्ट की देखने की मिलेगी, अनजामेना। अनजामेना ये वहां की राजधानी है। तो उसी माध्यम से भारत भी हमारा पीछे नहीं है, क्योंकि दूसरी सबसे प्रदूषित राजधानी भारत की ही आती है, नई दिल्ली, वैश्विक स्तर पे। अगर हम शहरों की बात करें, क्योंकि हमने देश की बात कर ली, राजधानी की बात कर ली, अब हम शहरों की बात करेंगे तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है आपका लाहौर, लाहौर रावलपिंडी, और दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है राजस्थान का भिवानी। क्या है? भिवानी। तो ये आपको याद रखना है, देश के स्तर पे, राजधानी के स्तर पे और शहरों के स्तर पे याद रखना है। इसी तरीके से एक अगला पॉइंट है कि भारत की पहली लिथियम सेल निर्माण संयंत्र तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थापित की जा रही है। यानी कि लिथियम सेल का जो प्लांट लगाया जा रहा है नया, वो कहां पर निर्मित किया जा रहा है? तिरुपति आंध्र प्रदेश में। अगर मैं पूछूं आपसे, सेमीकंडक्टर नीति को फॉलो करते हुए सेमीकंडक्टर प्लांट भी अब लगाया जा रहा है भारत में, पहला कहां पर? गुजरात में। लेकिन गुजरात के किस शहर में लगाया जा रहा है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने करंट अफेयर्स में पिछले वर्ष आपको पढ़ाया था, इट मींस की मार्च अप्रैल की, जब 2023 का प्रीलिम्स था। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर हम बात करें लिथियम के भंडार की, तो विश्व में सर्वाधिक जो भंडार है वो चिली। भले यहां से तकनीकी अभाव के कारण, टेक्नोलॉजी के अभाव के कारण, नई नई मशीनों के अभाव के कारण प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन भंडार सबसे अधिक कहां पे है? चिली में है। और अभी हाल ही में हमारे जम्मू कश्मीर के भी कुछ क्षेत्रों में बहुत बड़ी मात्रा में चिली मतलब कि लिथियम के भंडार खोजे गए हैं। और भारत के साथ उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में ललितपुर में थोड़ा बहुत यूरेनियम भी मिलता है। अब यहां पर देखते हैं, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रित परियोजना की शुरुआत कहां पर की गई है? सूरत, गुजरात में की गई है। तो ये कैसी होगी? हरित हाइड्रोजन मिश्रित, यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन जो मिक्सचर योजना है, उसकी शुरुआत सूरत, गुजरात में की गई है। 2047 तक हमारा टारगेट है कि हम ऊर्जा स्वतंत्र भारत बनाएंगे। अर्थात कि अभी हम ऊर्जा के लिए क्या करते हैं? कच्चे तेलों पर निर्भर है, जीवाश्मिक ईंधन पर निर्भर है। और जीवाश्मिक ईंधन में जो हमारा कच्चा तेल आता है, क्रूड ऑयल, वो हम इराक से ईरान से खरीदते हैं, यूएसए से खरीदते हैं, रसिया से खरीदते हैं, सऊदी अरब से खरीदते हैं। तो इन देशों पर हम निर्भर रहते हैं। जब रूस और यूक्रेन का संकट आया था तो हमारे यहाँ खाद्यान्न संकट और पेट्रोल की कीमतों का दाम बढ़ गया था। तो ऐसी स्थिति में हम भारत को चाहते हैं कि 2047 तक ऊर्जा के मामले में हम स्वतंत्र हो जाए, हम किसी दूसरे देश पर निर्भर न रहें। इसके लिए हम नवीकरणीय ऊर्जा की ओर आगे बढ़ रहे हैं लगातार। 30% से ज्यादा हम नवीकरणीय ऊर्जा का प्रोडक्शन कर रहे हैं अपनी पूरी विद्युत क्षमता का। उसी के मामले में हमने हरित हाइड्रोजन मिक्सचर नई परियोजना को शुरू किया, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, और भी इस चीज में अपनी मात्रा को बढ़ाएंगे, नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता बढ़ाएंगे और धीरे धीरे हम देखेंगे कि 2047 तक हम ऊर्जा स्वतंत्र हो जाएंगे, दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता समाप्त हो जाएगी। और उसी के आगे 2070 का टारगेट, जो कि ग्लासगो COP26 में पंचामृत रणनीति के द्वारा मोदी जी ने कहा कि हम शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य भी रखते हैं, कि हम कार्बन का शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक अचीव कर लेंगे। और इसी दौरान एक और इंफॉर्मेशन यहां पर हम पढ़ेंगे कि 9 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को लॉन्च किया गया। और टीबी उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2025 तक है। यही प्रश्न सीधे पूछेगा आपसे कि भारत सरकार के द्वारा
टीबी लक्ष्य कितना रखा गया, टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य कितना रखा गया, तो 2050 तक है। और टीबी उन्मूलन का जो वैश्विक लक्ष्य है वो 2030 है, यानी भारत क्या करेगा, विश्व से भी पहले ही 5 साल पहले इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। अब आगे देखेंगे R21 मैट्रिक्स एम, ये एक मलेरिया का टीका है, तो इसको देखते हैं। 2 अक्टूबर 2023 को WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मलेरिया रोकथाम के हेतु इस टीके को क्या दिया गया, एक मंजूरी दे दी गई है। और इससे पहले 2021 में RTS-AS01 भी एक मलेरिया का टीका था जिसे मंजूरी प्रदान कर दी गई थी WHO के द्वारा। बात आती है कि ये जो R21 मैट्रिक्स एम है, इसका विकास या इस टीके का डेवलपमेंट किसने किया, तो यूनाइटेड किंगडम में स्थित जेनर इंस्टीट्यूट और भारत में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इसका निर्माण किया गया। तो ये प्रश्न ऐसे बनेगा कि R21 मैट्रिक्स एम क्या है, अंतरिक्ष से संबंधित है या मलेरिया से संबंधित है या किस चीज से संबंधित है, ये हो गया, तो प्रश्न आप बता दोगे। दूसरा यह भी पूछा सकता है, R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया की एक दवा है या मलेरिया का एक टीका है जिसका विकास सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा किया गया, तो दूसरा संस्थान आपको पता होना चाहिए, जेनर इंस्टीट्यूट, जो कि यूके का है। अब यहां पर हम देखेंगे पारंपरिक चिकित्सा। पारंपरिक चिकित्सा का मतलब जैसे भारत में आपकी आयुर्वेदिक चिकित्सा होती है, तिब्बती या बौद्ध पद्धति में आपकी सोवा रिगपा होती है, तो इस तरीके की जो पारंपरिक चिकित्सा होती है उससे संबंधित पहला सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे WHO के नेतृत्व में गुजरात में आयोजित किया गया। तो यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि अगस्त 2023 को गांधीनगर, कौन सा, गांधीनगर गुजरात में पहला WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो WHO के नेतृत्व में इसका शिखर सम्मेलन हुआ, और कहां पर हुआ, ये भारत के किस शहर में, तो गांधीनगर में हुआ है। इसका आयोजन भारत की तरफ से आयुष मंत्रालय था और दूसरी तरफ से WHO था। क्या था, भारत की तरफ से आयुष मंत्रालय और दूसरी तरफ से WHO था, जिसकी थीम इस बार रखी गई थी सभी के लिए स्वास्थ्य एवं कल्याण की ओर, स्वास्थ्य एवं कल्याण की ओर। जामनगर गुजरात में WHO पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु वैश्विक केंद्र की आधारशिला रखी। तो ध्यान दीजिएगा कि इसके लिए पारंपरिक चिकित्सा के लिए जो सेंटर स्टैब्लिश किया जा रहा है वो कहां किया जा रहा है, जामनगर गुजरात में। लेकिन इसके लिए जो पहली शिखर सम्मेलन हुई, कॉन्फ्रेंसेस हुई, वो आपके गांधीनगर गुजरात में हुई थी। अब अगला प्रोग्राम देखते हैं, मोदी जी के द्वारा वन वर्ल्ड टीबी समिट वाराणसी से उद्घाटन किया गया था 24 मार्च 2023 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वाराणसी यूपी से इसका उद्घाटन किया गया, और इसी समय इन्होंने टीबी मुक्त पंचायत पहल को भी लॉन्च किया, जिससे लोगों को गांव-गांव तक जागरूक किया जाएगा पंचायतों के माध्यम से कि टीबी के अगर कोई भी लक्षण दिखते हैं तो आप उसका फ्री इलाज करा सकते हैं नजदीकी चिकित्सा केंद्र पर, लेकिन उसको इग्नोर मत करिए, नहीं तो बीमारी ज्यादा समस्या पैदा करेगी। तो वन वर्ल्ड टीबी समिट के नाम से इसको लॉन्च किया गया था। और भारत का टीबी उन्मूलन का जो लक्ष्य है दोस्तों वो कितना है, 2025 है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, और 2030 क्या हो जाएगा आपका वैश्विक स्तर पे। ये सामने ही मैंने दोनों लक्ष्य लिख रखे हैं। आगे देखते हैं नमो 108। अब नमो के नाम से आप देखोगे कि हमारे भारत में वंदे भारत भी चल रही है, ट्रेन भी चल रही है, बहुत सारे सुरंग के भी नाम, बहुत सारे पॉइंट अलग अलग दिए जा रहे हैं। तो उसी तरीके से नमो 108 कमल की एक नई प्रजाति है, कमल का फूल, जी हमारा जो राष्ट्रीय पुष्प है कमल, उसकी एक नई प्रजाति का अनावरण अगस्त 2023 में किया गया। इस अवसर पे कमल अभियान का भी शुभारंभ किया गया। और इसमें खासियत क्या है, ये 108 नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें कमल की 108 पंखुड़ियां हैं, और इस कारण ही इसे नमो 108 का नाम दिया गया। और मेरे जानकारी में शायद ये पहला ऐसा कमल का फूल होगा जिसमें इतनी अधिक पंखुड़ियां हैं। नहीं तो आप नॉर्मली आपने देखे होंगे जो कमल जो तालाब में खिलते हैं कीचड़ में, जब वहां से आप तोड़ के लाते होंगे या मार्केट में भी देखते होंगे सफेद रंग के या हल्के गुलाबी कलर के, तो उसमें सामान्यतः 16 से 17 20 पत्तियां होती हैं, उससे ज्यादा पत्तियां नहीं होती हैं। और इसमें 108 पत्तियां कम नहीं होती दोस्तों, बहुत ही घनी होंगी और बहुत ही खूबसूरत ये कमल लगेगा। आप गूगल पर इसकी इमेज को देख भी सकते हैं। आगे देखते हैं इस प्रजाति को डेवलप किसने किया, यह भी एक चौंकाने वाली बात है, प्रश्न बनने वाली बात है जो हमारे यूपी स्पेशल से बनेगा कि इस पुष्प प्रजाति को लखनऊ स्थित CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया। यानी कि CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मतलब कि रिसर्च, और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया, जो कि लखनऊ में स्थित है। अब आ जाइए चीता पुनर्वास योजना को हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि जब मोदी जी ने अफ्रीका महाद्वीप से चीता को मंगाया था, 8 चीते आए थे, फिर 12 चीते आए थे, तो बहुत सारी इसकी चर्चा की गई थी, कूनो राष्ट्रीय उद्यान उसमें बहुत चर्चा में था। तो इसको भी हम लोग कवर करेंगे कि 17 सितंबर 2022 को मोदी जी ने
कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया था, मतलब उसका उद्घाटन किया। 8 चीते कहां से आए? नामीबिया से। ये कहां पर है? तो ये दक्षिणी अफ्रीका की तरफ है, यानी अफ्रीका महाद्वीप का आप जब पश्चिमी किनारा देखोगे जो आपके अटलांटिक महासागर से संबंधित है, तो वहां पे नामीबिया नाम का एक देश है जिसकी राजधानी विंडहोक है। क्या नाम है? विंडहोक। वहां से 8 चीतों को लाया गया जिसमें 5 मादा थे और 3 नर थे। तो इस तरीके से 8 चीते आए थे। लेकिन चर्चा में ये तब भी बना रहा जब फरवरी 2023 में लगभग 5-6 महीने बाद दोबारा वहां से 12 चीते लाए गए अफ्रीका महाद्वीप के। इस बार साउथ अफ्रीका से हम लोग लेकर आए थे, दक्षिण अफ्रीका से, तो उसे भी लाकर कूनों में रखा गया। तो टोटल कूनों में कितने चीते हो गए? 20 चीते हो गए थे। हालांकि कुछ चीतों की यहाँ पे मृत्यु भी हो चुकी है, लेकिन हमने देखा कि सबसे पहले नामीबिया से आए 8 चीते और दूसरा अफ्रीका से आए, मतलब साउथ अफ्रीका से 12 चीते। इसी से संबंधित एक छोटा सा प्रोग्राम आपको याद होना चाहिए, IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को मोदी जी ने 9 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया, जिसमें 7 बिग कैट्स की प्रजातियां आती हैं। अब एक तो आपके घरों में जो कैट घूमती है, बिल्ली, छोटी बिल्ली जो म्याऊं म्याऊं करती है, आपके घर का दूध पी जाती है और आपके घरों के चूहों को खा जाती है, वो तो होती है स्मॉल कैट, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बिग कैट होती है जैसे कि चीता, लेपर्ड, जगुआर, लॉयन, ये सब जो है कि खतरनाक होते हैं और इनको बिग कैट की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसके संरक्षण के लिए IBCA प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ये जो बड़ी कैट होती है, यानी बड़ी बिल्लियां होती हैं, इनके संरक्षण के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया 9 अप्रैल 2023 को। आगे देखते हैं जैव विविधता विरासत स्थल। अब इसमें कुछ एयर एनवायरमेंट के भी सेगमेंट दिए हुए थे घटना चक्र ई दृष्टि वार्षिकी 2024 में, तो इसको भी इसमें शामिल किया है हम लोगों ने, जो कि भारत में 44 जो है कि हो चुके हैं जैव विविधता विरासत स्थल। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में हमारे विश्व धरोहर स्थल कितने हो चुके हैं, तो वो मैंने आपको करंट में पढ़ाया था नेशनल सेगमेंट में, 42 हो चुके हैं। 41 नंबर पे इस बार शांति निकेतन को मिला दर्जा, और 42 नंबर पे होयसलेश्वर जो समूह के मंदिर हैं कर्नाटक में, जिसमें चेन्ना केशव आता है, केशव मंदिर आता है, होयसलेश्वर मंदिर आते हैं, इन तीनों मंदिरों को संयुक्त रूप से 42 नंबर पे दिया गया था। और भारत में जैव विविधता स्थल की बात करेंगे तो 44 है, रामसर स्थल की बात करेंगे तो 75 है। तो ऐसे ये छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि मैंने कई बार इसको पढ़ाया है, रिवीजन भी कराता रहता हूं, तो याद रहे। ध्यान देना कि जैव विविधता की बात करेंगे तो सबसे अधिक जो जैव विविधता विरासत स्थल है वो वेस्ट बंगाल में है। कितने हैं? 10 हैं। और अभी हाल ही में मार्च 2023 में गंधमर्दन पहाड़ी, कौन सी? गंधमर्दन पहाड़ी जो कि ओडिशा में है, इसको घोषित किया गया है जैव विविधता विरासत स्थल। और इससे पहले 2022 में भी महेंद्रगिरी पहाड़ी जो कि ये भी ओडिशा में है, इसको भी घोषित किया गया था जैव विविधता विरासत स्थल। तो बस यही चर्चा में था। अब देखते समर प्रणाली की बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रणाली है भारतीय वायुसेना के लिए। अभी हाल ही में पिछले 20 दिन पहले दिसंबर 2023 में वायुसेना ने अस्त्र शक्ति 2023 युद्धाभ्यास के दौरान समर प्रणाली को शुरुआत किया या लॉन्च किया। क्या होती है समर? सरफेस टू एयर, यानी कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल एस्योर्ड रिटेलिएशन, ठीक है, रिटेलिएशन। तो ये वायु रक्षा जो मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, तो ये मुख्य रूप से कैसे काम करेगी? जो अस्त्र शक्ति है ये सतह से वायु यानी कि सतह से हवा में ये मार करने में सक्षम है। समर जो है कम दूरी की मार करने की क्षमता 10 से 12 किलोमीटर, लेकिन त्वरित प्रतिक्रिया वाली है और ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसी तरीके से हमने एक प्रलय मिसाइल को भी देखा, जो कि नवंबर 2023 को DRDO ने प्रलय मिसाइल सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ओडिशा तट पर स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इसका परीक्षण किया गया। ये लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि सतह से सतह मार करती है, और इस मिसाइल को पृथ्वी रक्षा वाहन की संज्ञा भी दी गई है। क्या नाम दिया गया? पृथ्वी रक्षा वाहन। तो आपने दो बातें देखी, अभी आपने पढ़ा सफर की बात करेंगे तो ये सरफेस टू एयर थी, लेकिन मिसाइल प्रलय मिसाइल की बात करेंगे तो ये सरफेस टू सरफेस है, यानी कि सतह से सतह मार करती है, जबकि अस्त्र शक्ति जो है अर्थात सफर वो आपकी सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। अब यहाँ पे सबसे ऊंची एयरफील्ड की बात करेंगे तो सितंबर 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लद्दाख में स्थित न्योमा एयरफील्ड परियोजना का उद्घाटन किया गया। ये जो है कि लद्दाख में तीसरा लड़ाकू एयरबेस बनेगा, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी लेह और थोइस ये दोनों ही हमारे यहाँ लड़ाकू एयरबेस ऑलरेडी है पहले से। तो नया अभी न्योमा एयरफील्ड परियोजना का जो उद्घाटन किया गया राजनाथ सिंह के द्वारा, ये किस राज्य में किया गया या किस यूनियन टेरिटरीज में? तो ये लद्दाख में किया गया है।
और इसी दौरान राजनाथ सिंह जी ने अरुणाचल प्रदेश में नेचीफू सुरंग का भी उद्घाटन किया। तो जैसे दो सुरंग इस बार चर्चा में है, एक तो सिलक्यारा सुरंग, जो आपको मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाया था नेशनल वाले में। सिलक्यारा सुरंग क्यों चर्चा में थी? क्योंकि जो अभी 47-48 मजदूर फंसे हुए थे उत्तराखंड की सुरंग में, लगभग 17 दिन उनके बचाव अभियान चलाया गया और उसके बाद उन्हें निकाल पाया गया। और लगातार ये चीजें खबरों में बनी हुई थी, न्यूज में आप लोग देख रहे होंगे, जिसमें से 8 मजदूर हमारे यूपी के भी थे। यूपी में जब वो मजदूर बच के वापस आए तो योगी जी के द्वारा उनका सम्मान किया गया। तो सिलक्यारा सुरंग आपकी चर्चा में थी और मैंने बताया भी था कि ये करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। दूसरी सुरंग आपकी नेचीफू सुरंग है। कौन सी? नेचीफू सुरंग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। एक और सुरंग याद रखना, जो कि हम लोग सुरंग तो नहीं है लेकिन अराकू घाटी हम कहेंगे, जो कि अराकू घाटी में अराकू कॉफी का उत्पादन होता है सबसे अधिक। ये आंध्र प्रदेश में होता है और ये मैंने इकोनॉमिक्स के सेक्शन में कल ही कवर कराया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सुरंग और घाटियां, यही सब लेटेस्ट ट्रेंडिंग के आपके टॉपिक पूछ लेता है। अब आगे देखते हैं एंटी ड्रोन प्रणाली इंद्रजाल। एंटी ड्रोन प्रणाली इंद्रजाल की बात करेंगे। सितंबर 2023 में भारत ने पहली एआई सक्षम यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित सक्षम एंटी ड्रोन प्रणाली इंद्रजाल का अनावरण किया है। क्या किया है? एंटी ड्रोन प्रणाली इंद्रजाल का अनावरण किया है। हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा इसको विकसित किया गया और ये 360 डिग्री मूवमेंट पर सुरक्षा प्रदान करती है। तो एक ऐसा ड्रोन है ये जो कि एआई पर आधारित है और ये ऐसा पहला होगा भारत का जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है, एंटी ड्रोन प्रणाली, जिसका नाम क्या दिया गया है? इंद्रजाल दिया गया है। और ये हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया, 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करेगी। अस्त्र मिसाइल की बात करेंगे और अब हम इसी के बाद अपने टॉपिक को कवर कर लेंगे। जल्दी आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज कंप्लीट हो जाएगा अगले 5 से 7 मिनट में। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना और अगर आप इसकी पीडीएफ को परचेस करना चाहते हैं दोस्तों, तो वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करिए, वहां से सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और वहां से आप व्हाट्सएप पर ही पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं, अस्त्र मिसाइल की बात करेंगे। अगस्त 2023 को वायुसेना द्वारा पहली बार एलसीए यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस लड़ाकू विमान से स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। अस्त्र एक दृश्य सीमा से परे श्रेणी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है और इसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर है। और इसी समय आईएनएस कृपाण बहुत चर्चा में रहा है। तो आईएनएस कृपाण जो कि वियतनाम को सुपुर्द कर दिया गया और इसका अन्य नाम रखा गया है मिसाइल कार्वेट। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होगी यहाँ पे, ये पहली बार होगा कि जब भारत ने अपने किसी भी आईएनएस मतलब कि पनडुब्बी को किसी पड़ोसी देश या किसी अपने मित्र देश को सौंपा है। इससे पहले भारत ने कभी भी जो है कि किसी भी आईएनएस को नहीं सौंपा, बल्कि दूसरे से ले लेता था, जैसे रसिया से खरीद लेता था। तो इस बार आईएनएस कृपाण किसको सौंपा गया है? वियतनाम को। और वियतनाम की स्थिति कहां पे? साउथ चाइना सी में, दक्षिणी चाइना सी में जो है कि इसकी स्थिति है, जो भारत के साथ सहयोग करने के लिए मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं संबंध को लेकर। तो ये तो था आपका बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब यहाँ पे कुछ प्रमुख सैन्य अभ्यास है जो कि आपको केवल अभ्यास देखना है कि किन दो देशों के मध्य आयोजित हुए। हालांकि एक देश तो हमारा भारत है, हम दूसरे देशों का तो क्यों याद करेंगे। दूसरा हमें ये देखना है कि भारत के साथ दूसरा कौन सा देश है जो इस मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल हुआ है। और यही हमारा आज का साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लास्ट टॉपिक रहेगा। जैसे इसमें देखोगे एक्स विनबैक्स अभी हाल ही में हुआ था। तो विन मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? वियतनाम। और इसी दौरान भारत ने वियतनाम को आईएनएस कृपाण सौंप दिया था। तो एक्स विनबैक्स, एक्स मतलब हो गया यहाँ पे एक्सरसाइज, ठीक है। तो मिलिट्री एक्सरसाइज जो विनबैक्स थी वो किसके बीच हुई? भारत और वियतनाम के बीच। सूर्य किरण की बात करेंगे तो ये भारत और नेपाल के मध्य आयोजित हुई। ऑस्ट्रा हिंद मतलब भारत हो गया, ऑस्ट्रा मतलब ऑस्ट्रेलिया। तो भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच, क्योंकि इनकी एक्सरसाइज के जो नाम है ना, इसी नाम से ही आपको बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे कि किन दो देशों के मध्य आयोजित किया रहे। काजिंद की बात करेंगे तो अगर आप इसे इंग्लिश में कुछ इस तरीके से लिखोगे काजिंद, ठीक है, तो ये हो गया कजाकिस्तान और ये हो गया इंड मतलब इंडिया हो गया। तो इसको भी आप ऐसे कर सकते हो। वहीं बोगो सागर की बात करेंगे तो ये भारत बांग्लादेश के बीच में। हरिमऊ शक्ति की बात करें, भारत मलेशिया के बीच है। सिम्बेक्स, अब सिम्बेक्स को इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, सिम्बेक्स। अब यहां पर देखिए कि सिंगापुर इंडिया मिलिट्री बेस एक्सरसाइज हो गई, तो यहां पे भारत सिंगापुर हो गया। मालाबार की बात करेंगे तो ये मालाबार बहुपक्षीय अभियान है जिसमें 4 प्रमुख देश हमारे शामिल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? भारत, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। ये 4 जो है कि प्रमुख देश हैं जो कि मालाबार एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं आपस में। नोमैडिक एलिफेंट की बात करेंगे तो भारत और मंगोलिया के बीच में होता है।
एक्वेरियन की बात करें तो ये भारत और मालदीव के बीच में होता है। अल मोहिद अल हिंदी की बात करेंगे तो भारत और सऊदी अरब। ध्यान देना, कहीं आप यूएई को टिक मत कर देना, बल्कि ये क्या है, सऊदी अरब है, भारत और सऊदी अरब। समुद्र शक्ति की बात करेंगे तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य यह आयोजित किया गया, भारत और इंडोनेशिया के मध्य। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट है, जैसे अजय वारियर, ये तो हमेशा से ही होता आ रहा है, भारत और यूएसए के बीच में। कोप इंडिया किसके बीच, भारत और यूएसए के बीच में। सिलिनेक्स, अब सिलिनेक्स को आपको कैसे याद करना है, इस तरीके से आप इसको देखोगे कि श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज, तो ये श्रीलंका इंडिया हो गया। अभ्यास कोंकण की बात करेंगे, कोंकण तट पे, तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच होता है। बोल्ट कुरुक्षेत्र, भारत और सिंगापुर, इससे पहले और हमने क्या पढ़ा, भारत सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स पढ़ा। फ्रीजेक्स की बात करेंगे तो फ्रीजेक्स का हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, फ्रीजेक्स यानी कि फ्रांस और इंडिया, तो ये फ्रांस और इंडिया हो गया। धर्म गार्जियन या फिर वीर गार्जियन, ये जो गार्जियन वाला वर्ड आएगा, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, ये आपका भारत जापान के मध्य होता है। और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास डस्टलिक, ये किसके बीच होता है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम लोगों ने अब तक पूरे के नेशनल करंट अफेयर्स को कवर किया, दूसरा इंटरनेशनल रिलेशनशिप को कवर किया, और तीसरा हम लोगों ने देखा इकोनॉमिक सेगमेंट कवर किया, और चौथा आज हमारा सेगमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितना भी था, स्पेस वगैरह या आपके मिलिट्री एक्सरसाइज, ये सभी कंप्लीट हो गई है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा यूपी स्पेशल, एक ही क्लास में आ जाएगा, और उसके बाद हमारा जो लास्ट बच रहा है दोस्तों, संक्षिप्तियां, ठीक है, उसकी भी आज करंट अफेयर्स की कंप्लीट पीडीएफ तैयार हो जाएगी। जिन लोगों ने करंट अफेयर्स की पीडीएफ को परचेस कर लिया है, वो आज शाम तक या कल हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ये संक्षिप्तियों वाला सेगमेंट जो बचा हुआ है उसे आप ले सकते हैं, जिसके लिए कोई अलग से फीस नहीं देनी होगी आपको, अलग से कोई पेमेंट नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यूपी का भी हमारा करंट अफेयर्स तैयार है, जिसको मैंने घटनासार और ई दृष्टि वार्षिकी इन दोनों के सहयोग से तैयार किया है। तो उत्तर प्रदेश विशेष के टॉपिक को हम लोग कल पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।